दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल कुचेला के स्टेज पर एक शख्स जिसने रिवायती पंजाबी लिबास और पगड़ी पहन रखी है माइक पर कहता है, पंजाबी आ गए ओए, और पूरी दुनिया झूमने लगती है। ये एक ऐसा सितारा है जिसने सितारों की झिलमिलाहट में भी अपने लोगों के आंसुओं को याद रखा। ये जितना तेजी के साथ बुलंदियों का सफर कर रहा है, उतना ही अपनी मट्टी और जमीन के करीब आता जा रहा है। इज्जत तो साडा हक है, वो तो सानू मिलनी चाहिए है। TNS द नवीद शो में आज की कहानी एक ऐसे गुलूकार की कहानी है जिसकी आवाज वाकई सरहदों से बालातर है। उसके गानों पर पंजाबी तो क्या, गोरे भी झूम उठते हैं और उसके कॉन्सर्ट्स के टिकट हाथों हाथ बिकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस स्टार की जिसको अमेरिकी टीवी शोज में भी बतौर मेहमान एजाज के तौर पर बुलाया जाता है, और वो वहां पे जाके गोरे होस्ट और एंकर्स को भी ना सिर्फ भंगड़ा बल्कि अपने कल्चर से ट्रूली इंट्रोड्यूस करता है। द किंग सुपर सिंह, पंजाब की आवाज, एक बागी दिलजीत दोसांझ। साडे डुल्ले खून की कोई कदर भी पाऊगी। कहानी शुरू होती है एक ऐसी फिल्म से जिसका पहला नाम गुलूगारा, दूसरा पंजाब 95 रखा गया और उसके बाद वो नाम भी हटवा दिया गया और अब उसका तीसरा नाम है फिल्म सतलुज। ये भारतीय पंजाब के बहादुर सपूत और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी है, जिसने 90s की दहाई में भारतीय पंजाब में होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई और सिख नौजवानों के फेक इनकाउंटर्स को बुरी तरह से एक्सपोज किया। उसने बताया कि किस तरह सिख नौजवान अपने हकूक़ की आवाज़ उठाने से कासिर हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस उन्हें रियासती जबर का निशाना बनाते हुए फेक इनकाउंटर्स में कत्ल कर रही है। जसवंत सिंह खालड़ा हजारों नौजवानों की अनकही कहानियों और दास्तानों को दुनिया के सामने ला रहे थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर 3 शमशान घाटों से यह फिगर दी कि कितने हजार सिख नौजवान लावारिस करार दे के या तो जला दिए गए या उनकी लाशों को वैसे ही गायब कर दिया गया। इस सारे सच की कीमत जसवंत सिंह खालड़ा को भारी अदा करनी पड़ी, और वो थी उनका खुद गायब हो जाना और उसके बाद उनकी लाश का भी कभी ना मिलना। पुलिस के नाम वापस ले ले, वरना यूं गाड़ दूंगा जिंदा। हमारी कहानी जसवंत सिंह खालड़ा नहीं बल्कि दिलजीत दोसांझ है। ये एक ऐसा अदाकार और गुलूकार बन चुका है जो अब सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने की हद तक नहीं रहता। अब उसका काम एक कॉज बन चुका है। उसकी आवाज अब हकूक की आवाज भी बन जाती है। ये सब परिवार है मेरा, को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा। उसका म्यूजिक अब पंजाबियों को शनाख्त दिलाता है। दिलजीत दोसांझ इस दौर का इनकलाबी है। इसी वजह से उसने ऐसे मौजू को हाथ डाला जिसके ऊपर भारतीय सेंसर बोर्ड कलप के रह गया, और सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 120 से जायद कट्स लगाए। दिलजीत दोसांझ पिछले 3 साल से सेंसर बोर्ड की ये हरकत नोट कर रहा था। फिर उसने अचानक से प्लान किया कि ये घी सीधी उंगलियों से निकलने वाला नहीं तो टेढ़ी उंगलियों से ही निकलेगा, और फिर उसने फिल्म सतलुज का अनकट वर्जन OTT प्लेटफॉर्म जैसा कि ZEE5 के ऊपर भी डाल दिया, और वो फिल्म कंटेंट 48 घंटे के बाद ही रिमूव कर दिया गया। ये एक फनकार की आवाज को दबाने की बदतरीन मिसाल थी। एक ऐसा फनकार जो महज कॉमेडी करके या रिवायती गाने गा के करोड़ों रुपया कमा सकता है। आखिर वो ऐसे मौजूआत क्यों चुनता है जो उसे रियासत और ताकतवर हलकों के निशाने पर ले आते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब दिलजीत ने अपने करियर का आगाज किया एक आम पंजाबी लोक और पॉप गुलूकार के तौर पर। उसके बाद वो मोहब्बत के गीत गाता रहा, मासूमियत के साथ अपना काम करता रहा, और फिर उसने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। जट एंड जूलियट और सरदार जी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स ने उसको शोहरत की बुलंदियों का सफर शुरू करवा दिया।
जी सरदार जी। उसकी उस वक्त सिर्फ ऐसी शनाख्त बनती गई कि वो लोगों को हंसाता है और अपनी मासूमियत का जादू जगाता है, अच्छा एक्टर है। इससे ज्यादा उसकी शनाख्त और कुछ नहीं थी। लेकिन दिलजीत के अंदर का अदाकार सिर्फ हंसाने पर ही मुतमईन नहीं था। वो जानता था कि पंजाब ने उसे कितनी इज्जत दी और उसे किस मुकाम तक पहुंचाया। वो इस मट्टी का मखरूस है। यही सोच उसके अंदर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर गई जो किसी भी आम अदाकार की एक इनकलाबी सोच रखने वाले अदाकार के दरमियान होती है। दिलजीत दोसांझ ये जान चुका था कि जिस पंजाब ने उसे इस उरूज तक पहुंचाया है उसकी तारीख खून, अनकही कहानियों, कर्ब और मजालिम से भरी पड़ी है। दिलजीत दोसांझ ने पंजाब का पहरेदार बनने का फैसला किया और उसने पंजाब की मट्टी में दबे हुए स्क्रिप्ट्स निकालने शुरू किए। उसने उस खुशबू का पैगाम महसूस किया जिसमें पंजाब और उसके ऊपर ढाए गए मजालिम में शोहदा की खुशबू थी। इन हालात में पंजाब से सिर्फ तुम लोगों के लिए और कोई जगह ना है। दिलजीत दोसांझ ने पंजाब के मुअर्रिख की हथकड़ियां खोलने का फैसला किया और उसे कहा कि वो दर्द और इनकलाब की स्याही में अपना कलम डबोता जाए और लिखता जाए। दिलजीत दोसांझ उस पर अदाकारी भी करेगा और उन्हीं हकायक को अपने डायलॉग्स की सूरत में बयान भी करेगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ ਸੀ। दिलजीत के करियर में एक बहुत बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब उसने फिल्म पंजाब 1984 की और उसमें एक ऐसा किरदार निभाया जिसमें सिख अक्सरियत पसंदों के खिलाफ रियासत ऑपरेशन करती है और बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल करती है। इसमें दिलजीत दोसांझ ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जिसको पुलिस नाहक उठा लेती है और फिर उसकी माँ दर दर की ठोकरें खाती है। इस फिल्म ने पूरे पंजाब को यक जुबान कर दिया कि दिलजीत अब मजलूम पंजाबियों की आवाज़ बनेगा। ये अब भारी जिम्मेदारी थी जिसको दिलजीत ने अपने नातवां कंधों पर उठाने का फैसला कर लिया। We must win this war! सज्जन सिंह रंगरूट। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने उन फौजियों की कहानी बयान की जिनका ताल्लुक पंजाब से था। वो पंजाब के सिपाही थे, वो पंजाब के नौजवान थे, लेकिन पहली जंगे अजीम में वो बरतानवी फौज के साथ लड़े। और दिलजीत ने ये बताया कि उनकी कहानियों को जानबूझकर क्यों नज़रअंदाज किया जाता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पंजाबी फौजियों ने किस तरह अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन उनका जिक्र कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर दिलजीत ने बॉलीवुड के डायरेक्टर अली अब्बास जफर के साथ मिलकर नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म जोगी बनाई, जिसमें उसने भारतीय वजीर आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली में होने वाले सिख मुखालिफ फसादात पर रोशनी डाली। ये फिल्में महज फिल्में नहीं थी, ये फिल्में डायरेक्शनलेस, मैसेजलेस और पर्पसलेस फिल्में नहीं थी। ये एक कलेक्टिव ट्रॉमा यानी इज्तमाई सदमे का इजहार थी। दिलजीत दोसांझ ये सब सिर्फ शोहरत और पैसे के लिए नहीं कर रहे थे। उन्हें यकीन है कि उनकी आवाज़ करोड़ों लोग सुनते हैं और इस वजह से उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी कौम की आवाज़ बने और उस आवाज़ को एक सच्ची आवाज़ होना होगा, क्योंकि अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। अगर दिलजीत सिर्फ फिल्मों तक महदूद रहते तो शायद इतना बड़ा तनाज़ा ना बनता, लेकिन उसने अपने लोगों को बहरान में भी याद रखा। 2020-21 में जब इंडिया में किसानों के हवाले से मुतनाज़ ज़रई कवानीन के ख़िलाफ़ फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुए,
और लाखों की तादाद में भारतीय किसान दिल्ली की सरहदों पर पहुंच के वहां पे सरापा एहतजाज हो गए, तो बॉलीवुड के बहुत सारे डायरेक्टर और फनकार जो किसान को सिर्फ फिल्म में बेचना जानते थे, उन्होंने कान लपेट लिए और वो गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो गए। उस वक्त उन्होंने चुप साध ली और रियासती बयानिए की खुफिया हिमायत शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त भी सिर्फ एक शख्स था जो पंजाब के किसानों की आवाज़ बना और भारत सरकार की किसान मुखालिफ पॉलिसीज़ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, और वो था दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ ने उस वक्त की इस एहतजाजी तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। वो किसानों के शाना बशाना था और सर्दियों की ठिठुरती रातों में उनके साथ बैठा करता था, बल्कि उसने सिंगू बॉर्डर की एहतजाजी स्टेज से तकरीर भी की। उन्होंने उस वक्त एहतजाज में शामिल बुजुर्ग किसानों के कंबलों और गर्म कपड़ों के लिए 1 करोड़ रुपया भी दिया। जब बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने एहतजाज में शामिल खवातीन को और सिख बुजुर्ग औरतों को दहशतगर्द और दिहाड़ीदार कहा, उस वक्त भी दिलजीत दोसांझ ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया और वो सिख कम्युनिटी और पंजाबियों के हक में सबसे बड़ी आवाज़ बन गए। दिलजीत 2020-21 में भी किसी भी संगीन नतीजे के लिए तैयार था और उस वक्त ऐसा ही हुआ। इस एहतजाज की हिमायत में उनको गोदी मीडिया ने खूब आड़े हाथों लिया और खालिस्तानी और गद्दार करार दिया। राइट विंग ट्रोल्स भी एक ही मिशन पे लग गए कि ये मुल्क दुश्मन है। इसी तरह से हुकूमत ने उन्हें इनकम टैक्स के केसेस समेत मुख्तलिफ इश्यूज़ में फंसाना शुरू कर दिया। हिंदू कौम परस्त जमातों ने उनकी फिल्म्स का बायकॉट किया और उनके पुतले जलाए, लेकिन वो पंजाबी जवान ये समझ चुका था कि अक़लियतों बिलखुसूस पंजाब की आवाज़ बनने के नतीजे में उसे आग से खेलना होगा, और वो आग में खुशी से कूद गया। अब आइए इस कहानी के सबसे दिलचस्प और दिल दहला देने वाले पहलू की तरफ। इम्तियाज़ अली ने एक बायोपिक बनाई, अमर सिंह चमकीला। तुम कहेंगे इस फिल्म के लिए उनका पहला और आखिरी इंतखाब दिलजीत दोसांझ थे, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि एक फनकार का दूसरे फनकार की रूह के अंदर उतरने का सफ़र था। और ये टास्क इम्तियाज़ अली ने दिलजीत दोसांझ को दिया। चमकीला, एल्विस ऑफ पंजाब। 1980s का इंडियन पंजाब, जब दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम की आग जल रही थी, और उस वक्त एक नौजवान गुलूकार अमर सिंह चमकीला ने गुलूकारी शुरू की। उसने रिवायत से इनकार कर दिया, वही लाइन, वही बागीपन जो सदियों से दूसरी सिमत में खड़े होने वालों का होता है। उसने भी रिवायती रोमानवी कहानी सुनाने से इनकार कर दिया। वो प्यार मोहब्बत के जाली इजहार की बजाय पंजाब की बैठकों और थड़ों पर होने वाली असल बातों का इजहार करना चाहता था। वो उस इनर सेल्फ को एक्सप्रेस कर रहा था जो उस वक्त लोगों के कल्चर का हिस्सा थी। वो कल्चर का असल चेहरा सामने ला रहा था। वो दोहरे मयार को ख़त्म करना चाहता था। वो नंगी हकीकतें गाता जा रहा था जिन्हें लोग कमरों में तो बोलते थे, लेकिन महफिलों में बोलने पर शर्माते थे। ऐसी बातें लिखता है औरतों के बारे में जी। वो इस कदर पॉपुलर था कि उसको पंजाब का एल्विस प्रेस्ले भी कहा जाता था। अमर सिंह चमकीला। मेरा नाम ही गलत बोल दिया, मैंने सदीला बोला था। लेकिन मुआशरे के ठेकेदारों, बुनियाद परस्तों और ताकतवर तबकात को एक निचली जात के दलित का इतना ऊपर जाना, मशहूर होना कहाँ हजम होना था। वो एक बेबाक आवाज़ को दबाना चाहते थे। वो कहते थे कि तुम्हारी मजाल क्या है कि सोसाइटी में हमारी जगह ले सको, लोग तुम्हें हमसे ज़्यादा पसंद करें, या तुम्हारी हमारे से सच की डेफिनेशन मुख्तलिफ हो। उसे जान से मारने की धमकियां मिलती थी, लेकिन चमकीला बजिद था। वो अपनी बात पे अड़ा रहा कि जो देखूंगा वो गाऊंगा। 8 मार्च 1988 चमकीला और उसकी बीवी अमरजोत कौर मसपूर नामी इंडियन पंजाब के एक गांव में
परफॉर्मेंस के लिए पहुंचते हैं। वो जैसे ही दोनों अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं तो मोटरसाइकिल सवार दिन दहाड़े उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और दोनों मौका पर ही दम तोड़ जाते हैं। अदम बर्दाश्त के पैरोकार वक्ती तौर पर उस आवाज़ को दबाने में कामयाबी समझते हैं, लेकिन तकरीबन 25 साल के बाद इम्तियाज़ अली और दिलजीत दोसांझ दोबारा से चमकीला की कॉज को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। और दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म में जिस तरह से चमकीला का किरदार निभाया है, उस किरदार को चमकीला को लाइव सुनने वालों ने भी माना है। उन्होंने कहा है कि वो इसी तरह गाता था, वो इसी तरह सच बोलता था, वो इसी तरह अखाड़े की रौनक बनता था, वो आवाज़ था, वो शनाख्त है। हाँ, ये भी वही है, दिलजीत भी चमकीला है, दिलजीत ही चमकीला है। दिलजीत दोसांझ और अमर सिंह चमकीला की ज़िंदगियों को देखते हुए एक सवाल जहन में आता है कि क्या दिलजीत का अंजाम भी चमकीले जैसा हो सकता है। ये एक खौफनाक सवाल है, लेकिन जिसने भी सच बोला या रियासत की आंखों में आंखें डाली, भारतीय पंजाब में उसका अंजाम मुख्तलिफ नहीं था। मई 2022 में भारतीय पंजाब के लेजेंडरी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े 30 से ज़ायद गोलियां मारी गई। वो भी पंजाब के हुकूक, सिख तारीख और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से आवाज़ उठाता था। वो भी अब बामकसद सिंगिंग शुरू कर चुका था। वो भी अपने पैगाम को बहरे कानों को सुनाना चाहता था। अगर ये सारे वाक़यात को जहन में रखा जाए तो दिलजीत दोसांझ के फैंस के अंदर पाए जाने वाली तशवीश बिल्कुल जायज़ है। सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाना और उन्हें इंतहा पसंद साबित करना पेड ट्रोल्स का इस वक्त का महबूब मशगला बन चुका है, जो उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहा है। और अगर डॉट्स कनेक्ट किए जाएं तो जिस तरह से उसके इर्द गिर्द ये कार्ड्स बिछाए जा रहे हैं, ये भी उसी मॉडर्न जंग का हिस्सा है। ये सब्जेक्ट्स जो दिलजीत दोसांझ चुनता है और काम करने के लिए पसंद करता है, ये कंट्रोवर्शियल होते नहीं। असल बात ये है कि ये ताकतवर तबकात के पसंदीदा नहीं होते। उन्हें इस हवाले से बेनकाब होने का ख़तरा होता है, इस वजह से उन्हें कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़े कहा जाता है, अखबारात में छापा जाता है और ऐसा दिखाया जाता है। असल में ये एक सच है जिसकी लड़ाई दिलजीत दोसांझ लड़ रहे हैं। फिल्म चमकीला हो या सतलुज, दिलजीत दोसांझ मुआशरे का आईना बन चुके हैं। वो मुआशरे के मुंह पे कह कर रहे हैं, वो मुआशरे के चेहरे से बोसीदा नकाब उतार रहे हैं। अब देखते हैं उनका अंजाम क्या होता है।